हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। आज हम सीटेट का पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं और पेपर 2 में हम मैथ्स और साइंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो पेपर है ये 22 दिसंबर का है। ठीक है, 22 दिसंबर के ऑलरेडी आधे बाकी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसके आंसर की दे दिए। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। आज हम मैथ्स और साइंस की बात करेंगे, इवनिंग में जो पेपर हुआ था पेपर 2 की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और पेपर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको ढूंढने के बाद, बहुत सारा रिसर्च के बाद भी मुझे नहीं मिला है उसके आंसर्स। ठीक है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबल आंसर बताऊंगी और साथ में बता दूंगी भी कि इसमें कुछ कन्फ्यूजन है अभी भी। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो ऑलमोस्ट मिल गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स बहुत अच्छे से नहीं मिले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। तो वो साउंड का वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो सॉरी साउंड के सेम पिच और सेम लाउडनेस में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, तो उसको हम टिम्ब्र या फिर क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा 1 का, वो होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक अनुसंधात्मक परियोजना के बाद ऐसे प्रश्नों का पूछा जाना कि क्या आप अपनी धारणाओं के पूर्व परीक्षण के लिए एक भिन्न एवं बेहतर मार्ग सोच सकते हैं, तो वो विद्यार्थियों की मदद कर सकता है। तो यहाँ पे बात हो रही है अपने धारणाओं के पूर्व परीक्षण के लिए। ठीक है ना, तो उसके लिए बेसिकली वो बेहतर मार्ग किसके लिए होगी, वो हमारे परिकल्पना बनाने में। ठीक है ना, एक प्लान बनाने में हमारे लिए वो बेहतर मार्ग साबित हो सकता है, क्योंकि हमने पिछले जो भी अध्ययन किए हैं उसमें वो हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर वहाँ पे एक्स की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा दैट विल कम -5/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो दाब क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये बात सही है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, दूसरा है दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है। दाब की जो दिशा होती है वो आरोपित बल की दिशा के समान होती है। ठीक है ना, सेम कैटेगरी में, सेम टाइप जगह पे लगता है, क्योंकि दाब क्या है, वही फोर्स है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट है दाब और बल का मात्रक एक ही होता है। तो आपको पता होगा दाब का मात्रक पास्कल होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन केवल 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही वाक्य क्या है, विज्ञान एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। विज्ञान प्रक्रिया के साथ साथ उत्पाद भी है। कई जगह पे ये प्रोडक्ट का काम भी करता है, मतलब किसी चीज़ का सोल्यूशन है एक तरह से, तो ये सही नहीं है। सिर्फ विज्ञान विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास कर सकता है, नहीं। विज्ञान के अलावा अदर सब्जेक्ट्स भी मूल्यों का विकास कर सकते हैं, सिर्फ विज्ञान को हम ऐसा नहीं कर सकते। विज्ञान में सब कुछ प्रयोग ही है, ये भी गलत है। ठीक है, परिकल्पनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक्सपेरिमेंट ही सब कुछ नहीं है। हाँ, एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। विज्ञान तर्क और कल्पनाओं का मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन है एक विद्युत परिपथ में स्विच विद्युत धारा का स्रोत होता है। रीजन है जब स्विच खुला होता है तो टर्मिनल के बीच का वायु विच्छेद विद्युत के प्रवाह को रोकता है। जब स्विच ऑफ होता है, ठीक है, जब स्विच ऑफ है मतलब कि जो कनेक्शन है, ठीक है ना, वायर का, वो दूसरे वायर से नहीं है, मतलब जो धारा का प्रवाह है वो स्टॉप हो जाएगा। ये सही है रीजन, और इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो स्विच होता है वो धारा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो ऑप्शन रीजन और कथन दोनों ही सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पदार्थों के गुणधर्म, ठीक है, और पदार्थों की उपयोगिता। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 3rd होगा। ठीक है, आघातवर्ध मतलब जो मेलेबिलिटी होती है जिसकी सबसे ज़्यादा, ठीक है, वो भोज्य सामग्री को लपेटने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेलेबल चीज़ों का। इसके अलावा जो उच्च गलनांक है, ठीक है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका उपयोग तापन तंतु मतलब फिलामेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। उष्मा और प्रकाश का सुचालक जो कंडक्टर होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, हीट एंड लाइट का,
ठीक है ना, वो आपका हो जाएगा सेल के इलेक्ट्रोड, ठीक है। प्रबल जो होगा वो हो जाएगा आपका सेतु निर्माण में, और हाई आप कह सकते हो ऊष्मा प्रसार गुणांक जो होता है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, वो होती है आपकी थर्मामीटर निर्माण में, ठीक है ना। सो 7th का राइट ऑप्शन 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है इसमें बेसिकली और ए और बी का आप होल स्क्वायर करके दोनों साइड होल स्क्वायर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन 3, 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक बराबर होती है, उनके वेग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है? तो जब उनका वेग और मास दोनों समान होता है तभी उन दोनों की गतिज ऊर्जा एक समान होगी। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि F = N = ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, इसका जो राइट ऑप्शन है वो 56 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम सोल्यूशंस नहीं करवाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। टोटल 60 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों के प्रबंध में माध्य एक केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक के संबंध में छात्रों में आमतौर पर पाने वाली भ्रांति क्या है? सो देखो, ये तो कंफर्म होता है कि जो कुल अंकों का योग अपॉन कितने अंक है उसे डिवाइड कर देते हैं। ये तो भ्रांति नहीं हो सकती है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। माध्य आंकड़ों में अत्यंत बड़े एवं अत्यंत छोटे मूल्यों से प्रभावित होता है, ये गलत है, ठीक है। माध्य इससे प्रभावित नहीं होता है। आंकड़ों का संदर्भ चाहे जो भी हो, माध्य एक केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक के रूप में हर जगह प्रयोग होता है। तो ये भी बात सही है कि हम बहुत जगह पे एक सेंट्रल पॉइंट देखना होता है जब भी, तो हम यूज़ कर लेते हैं उसको। माध्य की गणना में आंकड़ों का क्रम असंगत है। हाँ, आंकड़ों के क्रम से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, हमें माध्य निकालने में। सो ये भी बात हमें पता होती है। इस क्वेश्चन का जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, ये सही है, वो होना चाहिए हमें फर्स्ट वन, कि इससे ये लोगों में बच्चों में ये भ्रांति हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसका मुझे अभी भी सही से आंसर नहीं मिला है, इसलिए इस क्वेश्चन का मैं ये प्रोबेबल आंसर बता रही हूँ, 1 होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर आपको पता हो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सारे गणित को जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसा किया जाए। ये कथन किसका था? तो ये श्रीनिवास रामानुजन का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शांत दशमलव कोण के रूप में किसको लिखा जा सकता है? तो दूसरा और तीसरा, इन दोनों को शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। सो इसका आंसर 3rd हो जाएगा। जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो यह एक गैस उत्पन्न होती है, और उस गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सो जो वो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। जब भी कोई धातु रिएक्ट करती है एसिड से तो, और वो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। किसी उच्च अपवर्तनांक के द्रव माध्यम में डुबोया गया उत्तल लेंस किसकी भांति काम करता है? तो जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, वो बेसिकली अवतल लेंस की तरह काम करेगा। और अवतल लेंस का यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है वो थोड़ा सा चेंज करके दिया है, अपसारी लेंस बोल देंगे उसको, ठीक है ना। अवतल लेंस विल बी नोन एज अपसारी लेंस, ठीक है। कॉनकेव को अपसारी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 16 का वो आएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो दिया है, सीक्वेंस दिया है। तो सबसे पहले किडनी आती है, उसके बाद मूत्रवाहिनी, ठीक है, उसके बाद आएगी मूत्राशय मतलब यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर सॉरी, ठीक है, उसके बाद आएगा यूरिथ्रा, ठीक है। सो ये आपका 17 का 3rd हो जाएगा। 18 की बात करें तो पृथ्वी के भीतर का वह स्थान कौन सा जहाँ भूकंप उत्पन्न होते हैं? तो जो भूकंप उत्पन्न होता है वो भूकंप का फोकस होता है या फिर केंद्र बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और जो अधिकेंद्र होता है जहाँ पे सबसे पहले भूकंप महसूस होता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुजों की सर्वांग समता, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए 2 कथन दिए हैं। S1 उसकी संगत भुजाएं बराबर है और उसके संगत कोण बराबर है, तो दोनों ही सत्य होते हैं, ठीक है ना। सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, केवल 1 सत्य है क्योंकि इसमें भुजाओं के लिए दिया है, ठीक है ना, तो इसमें भुजाएं ही बराबर होंगी, ठीक है। सो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 की बात कर लेते हैं। 28 में कह रहे हैं बीजों के अंकुरण पर आधारित एवं अनुसंधात्मक गतिविधि में छात्र छात्राओं को शामिल करते हुए एक शिक्षिका निम्न प्रश्न पूछनी है। यदि हम जल की मात्रा 2 गुनी कर दें तो वो कितने बढ़ेंगे? प्रति सप्ताह वो कितने बढ़ेंगे? तो इससे
इस प्रश्न द्वारा कौन सा कौशल डेवलप होता है। सो इससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो निष्कर्ष निकाला, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं बीजों के बारे में, और दूसरा परिकल्पना करना, ठीक है ना, प्लान करना, क्योंकि वर्गीकरण नहीं होगा, क्लासिफिकेशन हम किसी का भी नहीं कर सकते। सो ऑप्शन 2 और 3 तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और चौथा वो भी नहीं होगा। सो मोस्ट प्रोबेबल जो होगा वो होगा निष्कर्ष निकालना तथा परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने खाना पकाने के ईंधन के लिए एक्स खरीदा। ईंधन के रूप एक्स का प्रयोग करने के लिए उसमें कौन से गुण होना चाहिए। सो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि देखो सस्ता तो होना चाहिए, पहला वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सुटेबल तो है, सस्ता होना चाहिए, लेकिन जो उसका इग्निश टेम्परेचर होना चाहिए ना, वो निम्न नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम नहीं होना चाहिए, वो मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा तो सही है, दूसरी का सेकेंड पॉइंट सही है कि उच्च कैलोरी मान होना चाहिए, इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगेन इसमें निम्न ज्वलन ताप दे रखा है, ठीक है। तीसरा है कि मध्य कैलोरी मान और निरावेशी, ये सी तो सही दिख रहा है, ठीक है। और सी के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, डी की, तो मध्य ज्वलन ताप एवं सस्ता, ये भी सही है। तो सी और डी का जो सबसे अच्छा मिल रहा है, हमें सी और डी मिल रहा है, तो मैं ऑप्शन 4 पे जाऊंगी, लेकिन इसका मैंने बहुत जब कंफर्म किया तो बहुत लोग का ए और बी भी आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो मैं डी पे ही जाऊंगी, क्योंकि देखो जो उसका ज्वलन ताप होता है ना, वो बहुत लो नहीं होना चाहिए, अगर वो बहुत ही लो होता है तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि बहुत ही जल्दी फायर कैच करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 को जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 22 को, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो x/10 आएगा। सिंपली क्या करना है, ठीक है ना, डेसिमल्स हटाना है, तो ऊपर जो होगा वो 3 जीरो आएंगे और नीचे 4 जीरो आएंगे, ठीक है। तो ये 0 0 जब कैंसिल होंगे तो x/10 बच जाएगा। सो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 पे चलते हैं। गणित प्रयोगशाला गणित के शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि वे अधिगमकर्ताओं को गणित में प्रयोग और अन्वेषण के अवसर उत्पन्न करती है। बाकी ये गलत है, आकर्षित करना, ठीक है, और प्रशासनिक कार्य, तीनों ही गलत है। सो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 3rd होगा। 24 की बात करें, वैन हिल्स की ज्यामितीय तर्क के स्तर को नीचे दिया गया है, ये इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा, ऑप्शन 1, ठीक है। सबसे पहले होगा आकृतियों को पहचानना, सबसे पहले हमें पहचानना सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें आकृतियों के भागों का विश्लेषण, मतलब कौन सी उसकी आर्म है, कौन सा एंगल है, ये सब देखना पड़ेगा। फिर हमें आकृतियों में संबंध बनाना, दो आकृतियों को हम फिर क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर होगा आपका निगमन, फिर होगा स्वयंसिद्ध तर्क, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, ठीक है, तो 25 में कह रहा है दिस इज़ द नंबर, और 11 से विभाजित होती है, ठीक है। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी फैक्टर है वो आप देखोगे, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ना 25 का, दैट विल कम 5, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसके लिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको आरोही क्रम में लिखना है बेसिकली। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ये होगा, ठीक है। -2 1/3, -1 3/5, 2/5 का 100, 2/5 और 1/2। 27 की बात करें, तो निम्न में से कौन सा कथन यह बाष्पोत्सर्जन के प्रकार की सही प्रकार से व्याख्या करता है। तो ये पौधों में कूलिंग इफेक्ट भी लाता है, ठीक है। ये जल और खनिजों के अवशोषण और आवंटन में भी सहायता करता है। ट्रांसपोर्ट की वजह से वाटर ऊपर तक आता है, तो वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। तीसरा जो है ट्रांसपिरेशन के लिए वो है, यह पर्यावरण के साथ गैस के विनिमय में भी मदद करता है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी होता है इसकी वजह से, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन के टाइम पे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर आता है। सो ए बी सी तीनों करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक जांच आधारित कक्षा 8th में, जिसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया का परिचय दिया जाता है, में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अन्य चरणों से सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन की नियम बताएंगे, ठीक है। फिर बता सकते हैं कि सबसे पहले हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि होता क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है। फिर हम उसको आरेख पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों आरेख से रिलेटेड है, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं।
विद्यालय में ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न तरीकों को समझने में अपने विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षिका समस्या समाधान रणनीति का प्रयोग करना चाहती है। समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या होगा? तो सबसे पहले जब भी कोई चीज़ आप प्रयोग करना चाहते हो तो आप देखो कि उसकी प्रॉब्लम का मूल जड़ क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि अपव्ययी व्यवहारों की पहचान करना, ठीक है ना, कि जो भी हम ऊर्जा को यूज़ कर रहे हैं, हम कितना वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट के क्या क्या रीजन्स हैं, ठीक है। देखो एक ऑप्शन ये 1 भी करेक्ट हो सकता है, तो 1 और 4 में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो ये दोनों ही आप साथ में रखना कि उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, कि हम जो जो कदम उठाए हैं उसका कोई इफेक्ट भी पड़ा है या नहीं। तो ये दोनों ही रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है ये CBSE पे कौन सा आंसर मानती है, तो इसको थोड़ा डाउट में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी के बीच में दूरी दी हुई है और इसको मानक रूप में लगाना है, मतलब P × 10⁻n में लगाना है, ठीक है। तो ये पूरी जो दूरी है इसमें सब देखो डेसिमल फर्स्ट प्लेस के बाद ही लगाना होता है, तो ठीक है। 1.84 उसके बाद जितने जीरो हैं 84 भी जीरो में काउंट हो जाएगा, तो 33628 10⁸ आ जाएगा। तो ये इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। कह रहे हैं कि कौन सी विशेषता वैज्ञानिक स्वभाव के आवश्यक घटक है। तो खुली सोच होनी चाहिए और संशयता, मतलब डाउट्स भी होने चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो A और B जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन 3। 32 जो है वो कह रहे हैं यदि A/B और C/D दो भिन्न है जहाँ A/B इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो B/A क्या कहलाता है? तो ये उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो 32 का राइट ऑप्शन D होगा। एक चुटकी KMnO4 जल आसवन संयंत्र में डालने से क्या होता है? तो बेसिकली जो होता है ये प्योरीफिकेशन का काम करता है, ठीक है ना। तो इसका होगा कार्बनिक अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, इसका राइट ऑप्शन 1 होगा। 34 की बात करें तो किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक चुंबक को विचुंबकित करना है, मतलब एक मैग्नेट है उसको डीमैग्नेटाइज करना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? चुंबक को कई बार हम ज़मीन पे गिराएंगे, 2 टुकड़े कर देंगे तो नहीं हो कुछ भी होगा, फिर से वो उसके नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं। हीट करेंगे तो भी वो चेंज हो जाएगा, जल में फेंकने से कुछ भी नहीं होगा, हथौड़े से पीटेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो ACE ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। मे भी इस पर शायद देखो एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं क्योंकि CDE और CDE 2 जगह गिवन है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, D तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, तो नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ACE है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर सॉल्युबल वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए A, D, E और K एडेक ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। इसके अलावा बाकी के जो 2 होते हैं B और C, ठीक है, सॉरी A, D, E और K, ठीक है। ये चारों जो है वो फैट सॉल्युबल है, मतलब वसा में घुलनशील है। और C और D जो है, सॉरी C और B और C जो होते हैं, ठीक है, ये दोनों वाटर सॉल्युबल है। तो B और C जिसमें जिसमें दिया उसको आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है A, D, E और K, ठीक है। तो 35 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को 1-1 सेंटीमीटर की ग्रिड जाली पेपर दिया। ये कार्य यह निश्चित करने के लिए किया कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले कितने आयत बनाए जा सकते हैं और 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले कितने आयत बनाए जा सकते हैं। एक मनन करने वाला शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है? देखो तो ये कंपेयर करने की बात हुई, ठीक है, आयत और वृत्त को, तो बिल्कुल भी नहीं, वृत्त का तो कोई रोल ही नहीं है, तो हम क्यों कंपेयर करेंगे, ठीक है। यह क्रियाकलाप अति उत्तम होता है यदि शिक्षिका ने मुक्त उत्तर वाले ये प्रश्न पूछे होते कि ग्रिड पेपर की बजाय सूत्रों द्वारा हल किए जा सकते हैं। नहीं, ये भी नहीं होगा। यह क्रियाकलाप शिक्षण की आगमनता विधि पर आधारित है। परिमाप और क्षेत्रफल के संबंध की गहरी समझ को विकसित करना। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा कि परिमाप और क्षेत्रफल के बीच में हम गहरे संबंध को व्यक्त कर रहे हैं इसमें, क्योंकि देखो एक में क्षेत्रफल और दूसरे में परिमाप की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में प्रश्न पूछना एक शिक्षा शास्त्रीय साधन के रूप में उपयोग के विषय में अति उपयुक्त है, ठीक है। तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन 1 सही होगा। जब आवश्यक हो तब इसका उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के विचारों को अभिव्यक्त करने में और विवेचनात्मक चिंतन करने को सुधारने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। देखो कटिंग
विखंडन जो होती है, मतलब कि फ्रेगमेंटेशन, वो स्पाइरोगाइरा में होती है। ठीक है, बीजांड का निर्माण जो होता है वो फर्न में होता है। मुकुलन जो होता है वो ईस्ट में होता है। और कटिंग जो होता है वो गुलाब में होता है। ठीक है, सो इसको अगर आप मैच करोगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, लंग्स होता है। और इनमें से दो ऐसी मछलियां हैं जो मैमल है, एक तो वेल और दूसरा है आपकी डॉल्फिन। ठीक है, तो वेल और डॉल्फिन जो होंगे वो फुफ्फुस के द्वारा, मतलब लंग्स के द्वारा सांस लेंगे। ठीक है, और बाकी सब जो होंगे वो गिल्स के द्वारा सांस लेंगे। तो इसका जो सही कथन है वो ऑप्शन थर्ड है। 330 की दूरी तय करने के लिए 105 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे? ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस जो होता है 2πr, इसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो 100 आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। S1 एक त्रिभुज, उसकी तीनों भुजाओं द्वारा अद्वितीय रूप से निर्धारित हो जाती है। S2 है एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के दिए रहने पर उसकी अद्वितीय रूप से रचना नहीं की जा सकती। ठीक है, 41 की बात हो रही है, तो दोनों ही सत्य है। ठीक है, 42 की बात करें तो इसको सॉल्व करना है। ये सिंपल एल्जेब्रिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको ऐड करके इससे माइनस कर देना है। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो कट जाएंगी। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो 4 आएगा, 6x³ और y³। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे कई बार आयतों और वर्गों के समांतर चतुर्भुज नहीं मानते। एक शिक्षक के रूप में आपको इन छात्रों की सहायता के लिए क्या करना चाहिए? सो 43 का जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। एक समान गणितीय गुण परंतु विभिन्न भौतिक लक्षणों वाली विविध हस्त कौशल सामग्री बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है, ताकि उनके बारे में हम बच्चों को ज़्यादा अच्छे से बता सकें। ठीक है, ये हम नहीं कर सकते हैं कि आयत और वर्गों की कि हम उनके गुण बताने लगे। ठीक है, और प्राथमिक कक्षा की सहायता से भी आप हेल्प भी नहीं लोगे, चर्चा नहीं करनी चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लें। सौर्य लंबी पैदल यात्रा पर गया। पैदल चलते समय एकाएक उसका हाथ पहाड़ी के अनुदिश पार्श्व में उगी किसी झाड़ी में लग गया। उसने डंक लगने का अनुभव किया और उसके हाथ में खुजली होने लगी। तुरंत ही अनुदेशक महोदय के पास के किसी एक पौधे से एक पत्ती ली, उसे मसला और फिर उसके रस को हाथ के प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ा। उस डंक की तथा पत्ती की रस की रासायनिक प्रकृति क्रमशः क्या होगी? सो देखो, सबसे पहले तो किसी चीज़ ने उसको डंक किया है। ठीक है, और डंक जो है और फिर पत्ती से आपने उसको, तो पहले एसिड, जो डंक होता है उसमें बेसिकली एसिड होता है। ठीक है, और जो आपने उसको रिलैक्स करने के लिए लगाया वो बेस लगाया है। ठीक है, कई बार आप लोग देखते हो कि आप चूना लगा देते हो, गांव में अगर कुछ भी होता है तो चूना लगा देते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो ऑलरेडी डंक जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें बेस लगाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, अम्ली और क्षारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर की पाइपों पर काला पेंट किया जाता है। अच्छे अवशोषक अच्छे विकिरक होते हैं। सो दोनों करेक्ट है। ठीक है, इसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, क्योंकि इसी वजह से रेफ्रिजरेटर के जो पाइप्स होते हैं उस पर काला पेंट किया जाता है, क्योंकि काला पेंट जो है वो अच्छे अवशोषक होते हैं, जो काला कलर होता है। ठीक है ना, आई थिंक इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 होगा, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, मतलब अच्छे अवशोषक अच्छे विकिरण होते हैं। देखो इसमें दोनों ही है, नहीं और हाँ भी हो सकता है, मगर ये क्योंकि ये काला पेंट जो है उसके रेफरेंस में कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो कि काला जो पेंट होता है वो अवशोषक अच्छा होता है। तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट रहेगा बी और सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 ताश की एक मानक गड्डी में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। उन चुने हुए कार्ड में एक बादशाह नहीं होने की प्रायिकता है। कितनी हो सकती है? तो बादशाह टोटल 4 होते हैं किसी भी कार्ड में, 52 टोटल कार्ड होती है। ठीक है, एक कार्ड में टोटल 52 पत्तियाँ होती हैं और उसमें से बादशाह नहीं होते। 4 हटा लोगे तो 48/52 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 12/13 की प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करना चाहिए सिवाय इसके। ठीक है, सृजनात्मक के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना,
सिवाय इसके बेसिकली अभी बात हो रही है क्या नहीं करना चाहिए। तो विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करना चाहिए, पूछताछ भी डेवलप करना चाहिए, बहुविषयक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए, नियत तरीके से उत्तर गढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ये इसका सही ऑप्शन होगा क्योंकि ये गलत दिया है। ठीक है ना। 47 का राइट ऑप्शन 1 था। 48 पे चलते हैं। एक आयत की 2 सममित रेखाएं होती हैं, सही बात है, क्योंकि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज की सममित रेखाएं भी 2 होती हैं। पहली बात तो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी सममित रेखाएं 0 होती हैं। ठीक है, और जो समांतर चतुर्भुज होता है वो प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। ठीक है, सो ऑप्शन 2 तो बिल्कुल गलत है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए सत्य है किंतु आर गलत है, मतलब इसका राइट ऑप्शन 1 होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे गुणनखंड निकालने के लिए तो एक्स 2 आंसर आएंगे, x+1 और x-2। तो x+1 माइनस में चला जाएगा, उसको कंसीडर नहीं करोगे, ऑप्शन में भी नहीं दिया है। x-2 इसका राइट ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर 50। नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, और बहुत सारे घर्षण के बारे में दिए गए। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो घर्षण होता है वो स्थैतिक का होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है सर्पी, जिसको सी घर्षण भी बोलते हैं, और सबसे कम जो होता है वो होता है लोटनिक। ठीक है, तो जब इसको आप अरेंज करोगे तो इन्होंने दिया लोटनिक घर्षण सर्पी से अधिक होता है, ये गलत है। सो ऑप्शन 4 गलत होगा इसमें। एस सर्वाक्षमता का जो नियम है इसके लिए दिया है। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, एंगल बी जो होगा एंगल आर के बराबर होना चाहिए। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिक्षक ने कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछते हुए क्या विषय पढ़ाना ये बताए बिना चक्रवात के विषय का परिचय दिया। ठीक है, क्या तुमने समाचारों में 2021 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की भारी वर्षा के विषय में सुना? क्या आप में से किसी ने यास के बारे में सुना? शिक्षक का विद्यार्थियों से यह प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? तो जनरली आप टीचिंग में आपने माइक्रो टीचिंग जब करी होगी तो आप देखा होगा, सबसे पहले आप क्या करते हो कि सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप एक स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, एक स्टोरी लेके आते हो और उस स्टोरी को अपने सब्जेक्ट से लिंक करके दिखाते हो। तो हम बस अपने विषय को प्रासंगिक बनाना चाहते हैं। ठीक है, सामान्य ज्ञान की जांच नहीं करते हैं, हम विषय को प्रासंगिक बनाना चाहते हैं, अपने कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, अपने आप को बच्चों से। ठीक है, ताकि वो उसको रिलेट करके पढ़ पाए। सो 52 का राइट ऑप्शन 4 होना चाहिए। 53 की बात करें, ठीक है, तो ये स्थानापन्न विधि है। ठीक है ना, प्लेस को चेंज करके जो सॉल्व करते हैं। 54 की बात करें तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो सी और डी परमाणुओं की संख्या और परमाणु में द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है कभी भी, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। इसका राइट ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, अपने विषय की कक्षा में अपने विज्ञान की कक्षा में विषय उष्मा तथा तापमान के शिक्षण में अन्वेषण अभिगम का उपयोग करते हुए योजना का क्रम दीजिए। विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं में उष्मा के प्रवाह की दिशा, देखो सबसे पहले क्या होगा कि हम क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर 1 होगा। सबसे पहले कि यह खोज करने दीजिए कि क्या होगा जब गर्म जल को के भरे एक पात्र को ठंडे जल में रखेंगे। तो सबसे पहले तो यही पता करना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा हम उनको ये बताएंगे कि उष्मा और तापमान में क्या संबंध है, फिर हम बताएंगे कि प्रवाह की दिशा उष्मा की क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 12 आएगा 56 का। ठीक है, ऑप्शन 1 माध्य निकालना है इसमें बेसिकली आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, इसमें आप देखोगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले में आर को 7 × 7 रखना है और एच को 12 रखना है। दूसरे में उल्टा करना है, मतलब आर जो होगा वो 12 होगा तो 12 × 12 हो जाएगा और एच जो होगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 × 12 का रेशियो आएगा, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ठीक है, 58 पे चलते हैं। अभी कथन है कि शिक्षक को प्रत्येक वैज्ञानिक संकल्पना यह मानते हुए पढ़ानी चाहिए कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते। कारण है, विज्ञान एक अमूर्त विषय है जिसमें वैज्ञानिक संकल्पनाओं के बीच कोई संबंध अंतस्पष्ट नहीं है। सो इसका अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। ठीक है, हमें बच्चों को ये बताना चाहिए स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं पता है ऐसे ही मान के पढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि विज्ञान जो एक इनटेंजिबल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये टेंजिबल भी है, डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। 59 की बात कर लेते हैं।
मिडिल विद्यालय के स्तर पर गणित और विषय वस्तु विशिष्ट शिक्षा शास्त्र का ज्ञान, ठीक है। किसी भी दिए गए सूत्र की स्मरण करने की क्षमता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और छात्र के अधिगम प्रमाणन बनाना, ये भी ठीक है। छात्रों को गणित ओलंपियाड में सफल होने के लिए तैयार करना, ये भी नहीं, ठीक है। तो आपकी गणित के शिक्षक ए और सी सही होगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 1। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल ए और वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त मतलब किसी वर्ग ए का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ए और बी के परिमापों का अनुपात क्या होगा? सो परिमापों का अनुपात जो होगा वो √π/2 होगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। सॉरी, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 1 होगा, 2/π, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 2/π, ठीक है। सो ये रही आपकी मैथ्स और साइंस की वीडियो, ठीक है। साइंस और मैथ्स हमने सॉल्व करा दिया है। आपको अदर, ठीक है, ये 60 क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो, ठीक है, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और दिन के सीटेट के वीडियोस के साथ आएंगे।